हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटी के शॉर्ट वीडियो में। और इस समय लगातार आप शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं पॉलिटी के। और आज शॉर्ट वीडियो में आज का टॉपिक है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्या है उसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति अगर करता है तो किससे परामर्श लेता है, ये परामर्श केवल सलाहकारी है या बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श जो देता है वो अपनी व्यक्तिगत परामर्श देता है या वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर देता है। फर्स्ट जजेस केस क्या है, सेकंड जजेस केस क्या है, एसपी गुप्ता केस क्या है, आइए डिटेल में इसके बारे में देखते हैं। चलिए, कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। सबसे पहले सवाल है, अनुच्छेद कौन सा होगा, किस अनुच्छेद के तहत होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है। दूसरा सवाल होगा, कौन करता है। तीसरा सवाल होगा, किसके परामर्श से करता है, किससे परामर्श लेता है, किससे परामर्श लेता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 के तहत 124 के तहत नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है तो वह दो लोगों से परामर्श लेता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति उचित समझे, जो राष्ट्रपति उचित समझे, जो राष्ट्रपति उचित समझे। तो सबसे पहले क्या देखना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 124 के तहत करता है। किससे परामर्श लेता है, दो लोगों से परामर्श लेता है। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। बोर्ड पर मेला लग गया है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं बोर्ड पर तो मेला लग गया भाई, फ्लावर के जैसे लग रहा है बोर्ड अभी तो। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेता, और यदि राष्ट्रपति चाहे तो उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से ही परामर्श ले सकता है जो वह उचित समझे। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से भी परामर्श ले सकता है जो वह उचित समझे। ये तो सामान्य सी बात है, गहरी बात अब शुरू होगी। शुरुआती चरण में यही प्रक्रिया थी और यही परंपरा लगातार चलती आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कई बार परामर्श दिया गया और राष्ट्रपति ने उसे कई बार मानने से इनकार किया। तो धीरे धीरे विवाद खड़ा होने लगा। तो ये जानना जरूरी हो गया कि आखिरकार भी ये परामर्श का मतलब क्या है। अगर कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो परामर्श देगा वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, उसको राष्ट्रपति को मानना चाहिए या नहीं। इस बात का अंतिम निर्णय कौन देगा, इस बात का अंतिम निर्णय न्यायपालिका करेगी, क्योंकि न्यायपालिका ही हमारे संविधान की अंतिम व्याख्याकार है। हमारे संविधान की जो भी भाषा अस्पष्ट होती है उसकी स्पष्ट व्याख्या करने की जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की है। इसलिए इसकी व्याख्या किसने किया, न्यायपालिका ने किया।
किस केस में किया? उसी का नाम है एसपी गुप्ता केस। उसी का नाम है एसपी गुप्ता केस। एक केस आया जिसे कहा जाता है एसपी गुप्ता केस, 1981 में आया था। एक केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता केस। ये केस आया था 1981 में। इसी एसपी गुप्ता केस को कहा जाता है फर्स्ट जजेस केस। इसको हम लोग जानते हैं फर्स्ट जजेस केस के नाम से। फर्स्ट जजेस केस के नाम से जानते हैं। फर्स्ट जजेस केस के नाम से इसे जाना जाता है। और इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया कि जब कभी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होगी, न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा, क्या राष्ट्रपति के लिए यह परामर्श बाध्यकारी होगा या नहीं? न्यायपालिका ने इस पर विचार किया और सोचा कि वो क्या कहना चाहते थे। और जाहिर सी बात है, जब भी न्यायपालिका किसी भी मामले पर विचार करती है तो संविधान निर्माताओं के मन को जानने का प्रयास करती है कि इसके संबंध में संविधान निर्माताओं की क्या इच्छा थी, ताकि हमारी व्याख्या उसी अनुसार जाए, हमारी व्याख्या गलत न होने पाए और संविधान निर्माताओं के मन की इच्छा के अनुसार ही हम संविधान की व्याख्या करें। और न्यायपालिका ने एसपी गुप्ता केस, जिसे फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है, इस केस में न्यायपालिका ने विचार किया। और विचार करने के बाद न्यायपालिका ने देखा तो उनको लगा कि यार यहाँ पर तो परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है। न्यायपालिका ने इस पर विचार करते हुए सोचा, यहाँ पर तो परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है और परामर्श का मतलब होता है कंसल्टेशन। और ये कंसल्टेशन शब्द कहाँ लिखा रहता है? आप लोग भी देखे होंगे जीवन में कई बार। कंसल्टेशन शब्द जो है ये आपका लिखा रहता है डॉक्टरों के चैम्बर के पीछे। डॉक्टर के चैम्बर के आगे गेट पे लिखा रहता है परामर्श शुल्क 500 रुपये मात्र लगाए रहते हैं आगे, चाहे 500 लें, चाहे 1000 लें, चाहे 2000 लें, वो मात्र लगाए रहते हैं। और डॉक्टरों के चैम्बर के भी पीछे लिखा रहता है परामर्श, इसका मतलब होता है कंसल्टेशन। न्यायपालिका ने विचार किया, शायद हमसे बताया तो नहीं न्यायपालिका ने ऐसा, लेकिन मेरा मानना है कि न्यायपालिका ने इसी तर्क के आधार पर अपनी व्याख्या सुनाई। न्यायपालिका ने सोचा कि डॉक्टरों के चैम्बर के बाहर तो परामर्श लिखा रहता है, और आप भी जरा सोच के देखो, यदि कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर से राय लेने जाए कि डॉक्टर साहब पीछे कमर में पता नहीं क्यों हम पढ़ने बैठते हैं, बड़ी दर्द रहती है हमारे, आज कई दिनों से लगातार दर्द है। डॉक्टर ने देखा, टच किया, कुछ आला लगाया, कुछ थोड़ा बहुत अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट आई, कहा अरे तुम्हारी तो 10 mm की पथरी है गॉल ब्लैडर में। कहा तब? कहा तुरंत लेटो, इसको भाई लेटाओ तुरंत, इनको ऑपरेट करके पथरी बाहर निकाल दे। अरे कहा अरे भाई पथरी निकालना है कि नहीं निकालना हम तय करेंगे, हम होम्योपैथी खाएंगे कि हम कुछ और गांव की देसी दवाई से करेंगे कि हम आयुर्वेद अपनाएंगे, ये तो हम तय करेंगे कि हमें कौन सी व्यवस्था को अपनाना है, हम ऑपरेशन कराएंगे या नहीं। कहा रहे नहीं भाई, अब मैंने बता रहा हूँ ना तुमको गॉल ब्लैडर में पथरी, तुरंत लेटो। अरे कहा मेरे भाई तुमको 500 रुपये का शुल्क किसके लिए दिए हैं? परामर्श के लिए दिए हैं, आपसे राय लेने के लिए दिए हैं। बताइए पथरी है, हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम आपके राय के अनुसार काम करें या ना करें ये मेरी इच्छा है। ओहो, इसका मतलब है परामर्श के अंतर्गत केवल राय दी जाती है, लेकिन राय का मानना या ना मानना परामर्श लेने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। और यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सोचा, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी आधार पर व्याख्या करते हुए एसपी गुप्ता केस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट मतलब CJI, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा।
गलत व्याख्या हो गई, न्यायपालिका सही व्याख्या नहीं कर पाई। इसीलिए कहते हैं कि हम अपने पिता के अनुरूप चलें, हम अपने पेरेंट के अनुरूप चलें, उन्हीं के हिसाब से डिसीजन लें। लेकिन जब भी कोई डिसीजन ले तो हम तार्किकता के साथ लें। हम अपने पेरेंट्स के भाव में भी इतना न खो जाएं कि उनके समय की पृष्ठभूमि, उनके समय की परिस्थिति, उनके समय का वातावरण, उनके समय की दुनिया कुछ अलग थी। अगर समय के साथ उस परिस्थिति में, उस समय में परिवर्तन आया है तो आपके नए निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें निसंदेह रूप से, हमें भी और आपके भी, हमें अपने माता पिता का अनुकरण करना चाहिए, उन्हीं के निर्देशानुसार चलना चाहिए, उनकी मंशा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में अगर उनकी मंशा रूढ़िवादी है, ऐसा लगता है कि वर्तमान की परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं है, तो उनके इतर भी जाकर निर्णय ले लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई संविधान निर्माताओं के चक्कर में और उन्होंने ये गलत व्याख्या कर दी। और जैसे ही कार्यपालिका को ये मौका मिल गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो परामर्श दिया जाएगा वो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है, अब तो हमारी इच्छा इनके परामर्श माने या ना माने। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग जाएंगे जो कार्यपालिका चाहेगी, जो राष्ट्रपति चाहेगा। और राष्ट्रपति वही करता है जो मंत्रिपरिषद चाहते हैं, मंत्रिपरिषद वही करते जो प्रधानमंत्री चाहता है, और प्रधानमंत्री ही पूरी सरकार चलाता है। यानी कि सरकार के लोग, विधायिका के, कार्यपालिका के लोग अब कहाँ जाएंगे? जुडिशरी में जाएंगे। और कार्यपालिका का या विधायिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप क्या कहलाएगा? ये तो फिर न्यायपालिका का उल्लंघन होगा। किस बात का? न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का। क्योंकि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में यदि कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा तो निसंदेह रूप से हमारा मूल ढांचा प्रभावित होगा। और समय के साथ साथ कार्यपालिका ने खूब मजे लिए इसके। जाहिर सी बात है, जिसको मौका मिले को छोड़ेगा। वो तो न्यायाधीशों की लाइन लगा दिए न्यायपालिका में अपने आदमियों की, और समय के साथ साथ न्यायपालिका को लगा गलत व्याख्या हो गई। और कुछ ही वर्षों के बाद एक और केस आया, जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान के इतिहास में सेकेंड जजेस केस। क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है सेकेंड जजेस केस। और इस सेकेंड जजेस केस को कब लाया गया? 1993 में लाया गया। इस सेकेंड जजेस केस को 1993 में लाया गया। और इस केस में पुनः सर्वोच्च न्यायालय से पूछा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बार और विचार करें, क्या वास्तव में जो आपने एसपी गुप्ता केस में कहा वो सही है? तो न्यायपालिका ने विचार किया। क्या न्यायपालिका अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पलट सकती है? खूब पलट सकती है, खूब पलटा है। शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस में दिए गए निर्णय को गोलकनाथ में पलट दिया था। गोलकनाथ केस में दिए गए निर्णय को केशवानंद भारती केस में पलट दिया था। न्यायपालिका तो ये काम कर ही सकती है। और न्यायपालिका की यही शक्ति तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायपालिका की यही पावर तो जुडिशियल रिव्यू की पावर कहलाती है। और सेकेंड जजेस केस में न्यायपालिका ने जब इस बात पर विचार किया तो एसपी गुप्ता केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया। क्या किया? एसपी गुप्ता केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया। एसपी गुप्ता केस में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा अब से जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय जब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देगा तो ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। तो ये परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। लोगों ने पूछा काहे पलट दिया? अरे कहा भाई इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो रहा है और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। और सेकेंड जजेस केस में इसीलिए कहा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। हालांकि न्यायपालिका ने यह भी कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, और गहरी बात, हालांकि न्यायपालिका ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जब ऐसा परामर्श वो राष्ट्रपति को देगा तो वह अपना व्यक्तिगत परामर्श नहीं देगा बल्कि 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर देगा।
दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर देगा। वह दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर के देगा। कुछ लोगों ने सवाल किया, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय न ले और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लिए बगैर वो अपनी व्यक्तिगत राय दे दे तो क्या होगा? तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत राय देता है तो राष्ट्रपति मानने से इनकार कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की राय को, उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य केवल तभी होगा जब वह दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेकर देगा। लोगों ने कहा, पता कैसे चलेगा? ये पता कैसे चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी व्यक्तिगत राय दी है या दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेकर के दी है या दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से राय लेकर के दी है? तो कहा गया कि जब दो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देंगे तो वह लिखित रूप से देंगे, मौखिक रूप से नहीं, ताकि राष्ट्रपति के पास जब ये परामर्श जाए तो राष्ट्रपति ये जान सके कि ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का व्यक्तिगत परामर्श है या फिर दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श के बाद है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो CJI का परामर्श होगा, इस परामर्श में 3 लोग होंगे। एक होगा CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और एक होगा और 2 होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जज और 2 होंगे आपके वरिष्ठतम न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जज होंगे। और यही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, नई प्रक्रिया जिसका जन्म 1993 में हुआ, इसी को कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था, इसी को कहा जाता है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कॉलेजियम किसी स्थान का नाम नहीं है, कॉलेजियम किसी प्रकार का कोई मिष्ठान नहीं है। कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है। और इस कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म कब हुआ? 1993 में हुआ। राजस्थान PCS या बिहार PCS 2 साल पहले एक सवाल आया कि कॉलेजियम व्यवस्था को संविधान में संशोधन के माध्यम से लाया गया। एक स्टेटमेंट दे दिया, कॉलेजियम व्यवस्था संसदीय अधिनियम का परिणाम था, और एक स्टेटमेंट दे दिया, कॉलेजियम व्यवस्था न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम था। और नीचे पूछ लिया, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या सभी सही हैं, या केवल 3 सही हैं? इसका विकल्प आंसर है केवल 3 सही है। और कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म कब हुआ? कॉलेजियम व्यवस्था का जन्म 1993 में हुआ। और ये किसकी देन है? ये न्यायिक व्याख्याओं के दिन है। इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ा और न ही इसके लिए कोई संसदीय अधिनियम बनाया गया, और न ही इसके लिए कोई संसदीय अधिनियम बनाया गया, और न ही इसके लिए न्यायालय को कोई अलग से न ही इसके लिए कोई संविधान में संशोधन करना पड़ा। इसलिए जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉलेजियम व्यवस्था कब अस्तित्व में आया, तो आप आंसर देंगे 1993 में। ये किसका परिणाम है? ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। लेकिन यही कॉलेजियम व्यवस्था आगे और फलती है, फूलती है, और इसका विस्तार होता है। और कॉलेजियम व्यवस्था कैसे काम करती है, कब इसका विस्तार होता है, और कॉलेजियम व्यवस्था के विरुद्ध कैसे NJAC को लाया जाता है, कैसे 99वां संविधान संशोधन होता है, और किस प्रकार से न्यायपालिका और किस आधार पर 2015 में NJAC को समाप्त कर देती है, ये सब जानना है। लेकिन ये सब जानने के लिए अब करना पड़ेगा हमारी एक और कक्षा का इंतजार। और तो विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया समझ पाए होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर NJAC की चर्चा नहीं की है, मैंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जितनी जानकारियाँ थी वो डिटेल में आपको समझाया, और उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोगों ने समझा भी होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अभी आपका बिग समर सेल में आपका ऑफर चल रहा है। UP PCS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको भारी छूट भी मिल रही है। प्राइम कोर्स लेने पर 10% एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है इसके लिए, लेकिन आपको कूपन कोड प्राइम लगाना पड़ता है। कूपन कोड प्राइम यहाँ पर लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ आपके 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी भी बढ़ जाती है। 3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स की आपकी जो है वो वैलिडिटी भी बढ़ जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ऑफर कब तक है? केवल 8 जून तक है। तो 8 जून से पहले ऑफर का लाभ उठाइए, उत्कर्ष के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो हम और भी आगे लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पूरा सेशन कैसे रहा, क्या ये पूरा टॉपिक अच्छे से आप लोग समझ पाए या नहीं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।